नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है नवीन मंत्रिमंडल से संबंधित रहेगा। आपको पता ही होगा कि मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और कुल 71 मंत्रियों को शपथ भी दिलाया जा चुका है। ठीक है, आज हम उसी के बारे से देखेंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा कि अभी लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम लोग सदन में नेता उपनेता को भी हम देखेंगे, साथ ही साथ विपक्ष के नेता को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं चुनाव के बारे से। देखिए, इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो 18वीं क्रम का लोकसभा चुनाव है। ठीक है, लोकसभा चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वो चुनाव आयुक्त का होता है। ठीक है, तो जो चुनाव आयुक्त होता है वो लोकसभा चुनाव संपन्न कराता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। ठीक, चुनाव जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। चुनाव की जो तिथि थी वो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक था। ठीक, 4 जून को चुनाव परिणाम आ गया था और 9 जून को जो है मंत्रियों का शपथ ग्रहण था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बारे से परिणाम में को भी देख लेते हैं। परिणाम की देखिए, यदि हम बात करते हैं, एनडीए को 293 सीट मिला था और इंडिया जो गठबंधन है, देखिएगा जो एनडीए जो गठबंधन है इसमें जो मुख्य पार्टी था वो बीजेपी था और इंडिया जो गठबंधन है इसमें मुख्य पार्टी जो था वो कांग्रेस था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, यदि हम पिछले वर्ष या पिछले बार के जो लोकसभा चुनाव है उससे हम तुलना करते हैं तो इस बार एनडीए को घाटा हुआ है कुल 60 सीटों का। ठीक है, पिछले बार 2019 में 353 सीटें उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन इस बार जो है 60 सीट कम प्राप्त करके 293 सीट तक ही सिमट कर रह गई है। यदि हम लोग इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडियन गठबंधन इस बार फायदे में रही है। 143 सीट जो है अधिक लेकर आई है। पिछले बार 2019 में 91 सीट ही वो हासिल कर पाए थे। ठीक है, और आपको बता दूं पिछले 2 कार्यकाल, ठीक है, यानी कि 10 साल तक विपक्ष का कोई नेता नहीं था, लेकिन इस बार हमें सदन में विपक्ष का नेता भी देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के नाम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो शपथ का जो तिथि था वो 9 जून 2024 को था। शपथ कहाँ ग्रहण कराया गया था? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, संविधान में प्रावधान है कि जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कराया जाता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं होते तो जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के वो शपथ ग्रहण कराते हैं। यदि वो भी नहीं होते हैं तो वरिष्ठ क्रम में जो होते हैं न्यायाधीश उनके द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। चलिए, लोकसभा 18वीं क्रम के हैं और अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 15वें क्रम के प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ठीक, और यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो देखिए ये शपथ लेने वाले ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए हैं। लगातार 3 बार, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस पद को ग्रहण किए थे। ठीक है, और यदि हम बात करें इंदिरा गांधी का तो इंदिरा गांधी जो है 4 बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन ये 4 बार और पूर्ण कार्यकाल भी नहीं था, ध्यान रखेंगे। 71 मंत्रियों के साथ, जहां 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यदि हम लोग मंत्रिमंडल की बात करते हैं, देखिए ध्यान रखेंगे संविधान में मंत्रिमंडल का प्रावधान है और इस मंत्रिमंडल को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है मंत्री, जिसे हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो होता है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले। और तीसरा जो है राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री होता है ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो इस तरह से मंत्रिमंडल में, ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल में हम इन 3 तरह के मंत्रियों को देखते हैं। ठीक, जिसमें सबसे मुख्य होते हैं कैबिनेट मंत्री। चलिए, अब मंत्रिपरिषद के बारे से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी देखेंगे। देखिए,
मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री की सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार जो है कुल 7 महिला मंत्री बनी है। आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा विधानसभा में 1/3 यानी कि 33% महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा। तो इसी क्रम में देखिए यहाँ पे हम लोग 7 मंत्री को देखते हैं, महिला मंत्री को देखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में है। ठीक है, देखिए कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण, इसे वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री का कार्यभार प्रदान किया गया है। कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है। देखिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है, कौन है? अन्नपूर्णा देवी, और इसी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाया गया है सावित्री ठाकुर को। ठीक है, देखिए अगला जो है राज्य मंत्री नीमूबेन भाम्बिया, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। फिर से राज्य मंत्री तो रक्षा खर्च से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री है, और साथ ही साथ इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी सौंपा गया है। फिर अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, और साथ ही साथ दूसरा जो विभाग है इसका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 7 महिला मंत्री है, आप इसे याद कर लेंगे। देखिए अभी जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, ठीक है, तब से जो है महिलाओं जो है चर्चा में है, और महिला से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि कैबिनेट में, या फिर देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कैबिनेट में, अगर कैबिनेट की बात करें तो 2 हमारे पास कैबिनेट मंत्री है, और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बात करता है तो टोटल 7 महिला मंत्री हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंत्रिमंडल में मंत्री का पद ग्रहण किए हैं। देखिए 7 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें से कौन कौन है? नरेंद्र मोदी, आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जो है पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा विभाग है? इसके पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है, एक ये मंत्रालय हो गया। परमाणु ऊर्जा विभाग दूसरा मंत्रालय हो गया। अंतरिक्ष विभाग तीसरा मंत्रालय हो गया, और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को सौंपे नहीं गए होंगे। ठीक है, और जितने भी नीतिगत मुद्दे वाले विभाग होंगे सारे के सारे नरेंद्र मोदी के अंडर में रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको पता ही होगा कि जो शिवराज सिंह है वो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, देखिए इन्हें जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। वही राजनाथ सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। देखिए इस बार मंत्रियों की यदि हम बात करते हैं, देखिए आपको पता ही होगा कि पिछले 2 बार से बीजेपी जो है शासन कर रही है, और जो पिछला जो मंत्री थे उन्हीं को ही वापस उसी विभाग को दे दिया गया है, ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे राजनाथ सिंह पिछले बार भी रक्षा मंत्री थे, इस बार भी रक्षा मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है आवास और शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल की यदि हम बात करते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री हैं। HD कुमारस्वामी जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया है। ठीक ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि लोकसभा सत्र का। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दे देता हूँ। जैसे समझिएगा, जो संविधान के भाग 5 है, तो इस भाग 5 में संसद का वर्णन है। अब इस संसद में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके बारे से यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, जिसके बारे से, जिसके कार्यों के बारे से, उनकी शक्तियों के बारे से, ठीक है, पद एवं गोपनीयता के बारे से, वेतन, ये सब चीज़ जो है भाग 5, संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको बता देता हूँ जो आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 79, देखिए अनुच्छेद 79 जो है संसद का गठन का बात करता है, ध्यान रखेंगे, संसद का गठन का बात करता है। इसी तरह अनुच्छेद 81 की यदि हम बात करें
तो यहाँ पे लोकसभा, ध्यान रखेंगे, लोकसभा की संरचना का बात है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी लोकसभा की संरचना में हम ये देखते हैं कि लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, कैसे उसका चुनाव होगा, ठीक है। संरचना में मेन यहाँ पे देखेंगे। फिर अनुच्छेद 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोकसभा या संसद राज्यसभा का सत्र, ठीक है, सत्र, सत्रावसान और विघटन, इन तीनों का वर्णन है। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का क्या चल रहा है, सत्र चल रहा है। ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसी तरह राज्यसभा में भी देखिए सत्र चल रहेगा, 27 जून से चल रहा है अभी वर्तमान में, 3 जुलाई 2024 तक चलेगा। तो लोकसभा राज्यसभा में सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन है। तो यदि हम लोकसभा सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करते हैं तो देखिए समझिएगा कि जो लोकसभा सत्र हो गया, सत्रावसान हो गया और विघटन होता क्या है, मतलब सत्र का आयोजन करना है ना, ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है। तो हम साल में कम से कम 3 सत्र को देखते हैं, जैसे बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, ये 3 सत्र हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सत्र अवसान करने का काम मतलब जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त कर दिया, जैसे 3 जुलाई को सत्र समाप्त होना है तो इसका जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के हाथों में होता है, ठीक है। और विघटन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा विघटन होता है ना, हर 5 साल में विघटन होगा, या फिर यदि कोई बहुमत दल प्राप्त नहीं कर पाता है या फिर कोई सरकार का गठन नहीं कर पाता है तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति के हाथों में होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए देखिए 264वां सत्र हम यहाँ पे देख रहे हैं, जबकि हम लोकसभा का क्रम क्या देख रहे हैं, 18वां, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, श्री किरण रिजिजू। प्रोटेम स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब, ये जो है 7 बार के सांसद रहे हैं, ठीक है, 7 बार के सांसद रहे हैं। यदि हम भर्तृहरि महताब की बात करें, देखिए क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वे सांसद होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीते हैं, तो 7 बार के जुटाए हैं। हालांकि देखिए कांग्रेस के सुरेश, ध्यान रखेंगे, के सुरेश, तो के सुरेश जो है केरल से, ठीक है, ये 8 बार सांसद रहे हैं। लेकिन वरिष्ठता क्रम को ध्यान न रखते हुए यहाँ पे भाजपा जो है अपने ही सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाए हैं। एक्चुअल में जो परंपरा ज़्यादातर जो देखने को मिलता है संसद में वो यही रहता है कि जो वरिष्ठ सांसद होते हैं उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, पहले तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में मदद करता है। जितने भी सदन में सदस्य हैं उसको शपथ ग्रहण कराते हैं, ठीक है, इनका उतना ही काम रहता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं। देखिए स्पीकर का भी चुनाव हो चुका है, तो स्पीकर जो है ओम बिरला, याद रख लेंगे, ओम बिरला के बारे से ये स्पीकर है। तो ये दूसरा फैक्ट है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नियुक्ति की यदि हम बात करते हैं तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है। तो देखिए 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता जो है नरेंद्र मोदी को चुना गया है, ध्यान रख लेंगे इस बात को, ठीक है। सदन का नेता क्या होता है, देखिए समझिएगा, आपको मैं आगे और डिटेल्स देता हूँ। देखिए सदन का नेता तो उस पार्टी का संसदीय अध्यक्ष होता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। देखिए सदन का नेता लोकसभा के यदि सदस्य है और वो मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसे ही सदन का नेता मान लिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर वह सदन का सदस्य है तो पदधारी आमतौर पर प्रधानमंत्री ही होगा, प्रधानमंत्री को ही आमतौर पर सदन का नेता बनाया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं है तो कोई दूसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सबसे वरिष्ठ नेता होंगे उसे सदन के नेता के तौर पर चुन लिया जाता है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा निर्वाचित है, जो कि बनारस सीट से भी जीते हुए हैं, तो उसे ही सदन का नेता बनाया गया है क्योंकि वो लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है। देखिए सदन के नेता पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, ये लोकसभा के नियमों में है, लोकसभा के लिए भी नियम बना हुआ है, ठीक है, उस नियम में हम इस पद को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए सदन में विपक्ष के नेता किसे चुना गया है। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी को इस बार सदन में विपक्ष के नेता चुना गया है। आपको पता होगा पिछले 2 कार्यकाल यानी कि 10 वर्षों तक सदन में हम किसी प्रकार के विपक्ष में नेता को नहीं देखे थे। क्यों? विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कुल सदन का 1/10 सीट प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस जो है
ये सीट प्राप्त नहीं कर पाई, 1/10 सीट नहीं प्राप्त कर पा रही थी, इसलिए विपक्ष के नेता का पद पिछले 2 कार्यकाल में खाली था। लेकिन इस बार जो है आपको पता ही होगा कि जो कांग्रेस है इस बार जो है 99 सीट प्राप्त की है। तो इस तरह से सदन में विपक्ष के नेता हमें देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 कार्यकाल तक सदन में विपक्ष के नेता नहीं थे। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीट था और 2019 में 52 सीट था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के पास 99 सीट है, ठीक, ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को। इस बार जो है राहुल गांधी को सदन में विपक्ष का नेता बनाया गया है। पिछले 2 लोकसभा कार्यकाल में कांग्रेस के पास वो बहुमत नहीं था कि विपक्ष का नेता बन सके, ठीक है। विपक्ष के नेता बनने के लिए सदन में क्या होता है 1/10 हिस्सा, देखिएगा कम से कम 54 सीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 54 सीट प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। देखिए पिछले 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीट थी, 2019 में 52 सीटें थी, तो इस तरह से, ठीक है, 10वां हिस्सा 1/10 सीट नहीं प्राप्त कर पा रही थी, इसलिए विपक्ष का नेता का पद खाली था। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के पास 99 सीट है, तो कांग्रेस से इस बार जो है विपक्ष का नेता भी बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था सदन के नेता के, तो ये इंपॉर्टेंट था सदन में विपक्ष के नेता के बारे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी। ध्यान रखेंगे मैंने आपको इससे पहले बताया सदन का नेता, तो सदन का नेता, लोकसभा सदन के नेता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और वही हम उपनेता की बात करते हैं तो नितिन गडकरी जो है उपनेता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला को चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे से आप ध्यान रख लेंगे कि इससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 93 में इसके चुनाव के बारे से वर्णन किया गया है। और दूसरे दिन हम बात करते हैं अनुच्छेद 94 में, तो इसे पद से हटाने की बात किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसके कार्य एवं शक्ति के बारे से भी देखते हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो मुख्य कार्य होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य यहाँ पे दिखता है कि लोकसभा का जो सत्र चलता है उसका संचालन में इसका मुख्य जिम्मेदारी होता है। लोकसभा सत्र का संचालन या लोकसभा को चलाने का मुख्य जिम्मेदारी जो है लोकसभा इस अध्यक्ष का होता है। एक और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य को देखिएगा, यदि जब भी कोई बिल आता है तो बिल पे जब चर्चा होने के बाद जब उस पर वोटिंग होती है तो वोट यानी कि मत जो बराबर हो जाता है, तो ऐसे समय में इनका जो मुख्य कार्य हमें यहाँ पे दिखता है वो है निर्णायक मत। तो निर्णायक मत देते हैं 50-50 यदि पक्ष विपक्ष में मत आता है तो। चलिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे से देख लेते हैं। तो ओम बिरला हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा राजस्थान है, ध्यान रख लेंगे। कोटा राजस्थान से इन्होंने जो है कुल 7,50,496 मत प्राप्त किए हैं। जो ओम बिरला है लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, तो इस तरह से अपना एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, ठीक है। देखिए वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार 5 साल स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बने हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्तृहरि महताब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ये जो है अस्थायी होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर कहते हैं। देखिए संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है, ठीक। संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली के अनुसार नई लोकसभा द्वारा जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक स्पीकर की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति सदन के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना, ठीक है। चलिए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं? तो ये जो है भारत के दूसरे नेता है। प्रथम यदि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। लोकसभा देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। लोकसभा में सदन के नेता, तो सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। फिर लोकसभा में सदन के उपनेता की यदि हम बात करते हैं, उपनेता
तो ये है नितिन गडकरी। यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं, ठीक, ये हैं जेपी नड्डा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है, यदि हम प्रतिपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष में नेता, तो यहाँ पे जो है राहुल गांधी हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और वही हम राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये कुछ फैक्ट है, आप इसको याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी, उपनेता नितिन गडकरी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने संविधान लागू होने के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है इन्होंने। इंदिरा गांधी के नाम पर 4 बार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन ध्यान रखेंगे वो कंटिन्यू 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं की थी। ठीक है, और लगातार भी नहीं था उनका प्रधानमंत्री बनना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के नए गृह मंत्री जो है अमित शाह है। इससे पहले भी वो भारत के गृह मंत्री थे पिछले कार्यकाल में। ठीक, देखिए जो अमित शाह हैं गृह मंत्री भी हैं, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। आपको पता ही होगा जो सहकारिता मंत्री है, हाल ही में नया नया मंत्रालय बना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में रक्षा मंत्री जो है अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह है। इससे पहले कार्यकाल में भी राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। ठीक, एस जयशंकर ने दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। आज़ादी के बाद कोई विदेश मंत्री के तौर पर एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल शुरू नहीं कर पाया है। जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री पिछला पूरा कार्यकाल जो है विदेश मंत्री के तौर पर बने हैं और अगला भी विदेश मंत्री बन रहे हैं। तो ऐसा ये पहले व्यक्ति हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि कोई मंत्री जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के तौर पर चुने गए हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लगातार दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले देश के पहले विदेश मंत्री बन गए। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सरदार स्वर्ण सिंह 2 बार विदेश मंत्री बने हैं, लेकिन उनका कार्यकाल अलग अलग था। ठीक है, देखिए एक कार्यकाल था 1964 से 1966 में और दूसरा कार्यकाल था 1970 से 1974 में। तो ये कंटिन्यू नहीं थे। ठीक है, वही हम एस जयशंकर की बात करते हो, ये कंटिन्यू विदेश मंत्री बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक, देखिए निर्मला सीतारमण जो है 28वें वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, उन्होंने भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। देखिए इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड है कि देखिए भारत की पहला रक्षा मंत्री की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम दूसरा रक्षा मंत्री की बात करें तो वे निर्मला सीतारमण है। ठीक है, हालांकि अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री का पद जो है राजनाथ सिंह को दिया गया है, लेकिन इसे जो है वित्त मंत्री के तौर पे नियुक्ति मिला है। ठीक है, देखिए वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी भी जो है वित्त मंत्रालय को अपने अंडर रखी थी, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए। चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे जो अश्विनी वैष्णव है ये रेल मंत्री हैं, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। तो इस तरह से कुल 3 विभाग जो है इनके अंडर में हैं। ठीक, देखिए जरूरी नहीं कि रेल मंत्रालय कौन है ये पूछ दे, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है बताइए, तो वो भी अश्विनी वैष्णव जी है। अश्विनी वैष्णव के बारे से आप एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो है लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं या तो फिर मंत्री परिषद में जो भी मंत्री होते हैं, जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से भी हो।
वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मंत्री जो बनते हैं, देखिए जो मंत्री बनते हैं ये लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य मंत्री होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ऐसे कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा के मंत्री नहीं हैं उन्हें अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा संविधान में नियम है। लेकिन 6 माह बाद वो जो है या तो राज्यसभा के सदस्य हो या तो लोकसभा के सदस्य हो, ठीक है। तो ये मंत्री के बारे से कुछ फैक्ट था, मैंने आपको बताया। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि जो अश्विनी वैष्णव जो है ये राज्यसभा सदस्य हैं और कहाँ से हैं, तो देखिएगा ये जो है ओडिशा से हैं, यानी कि ओडिशा राज्य को ये प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि हम निर्मला सीतारमण की बात करें, ठीक है, तो निर्मला सीतारमण भी है, ठीक, ये भी राज्यसभा सांसद हैं, यानी कि इन्होंने लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े हैं, ठीक है, राज्यसभा सांसद है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, शिक्षा मंत्री जो है भारत के धर्मेंद्र प्रधान हैं। आपको पता ही होगा शिक्षा में, देखिए अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। क्या है? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो नीट एग्ज़ाम है, ठीक है, और साथ ही साथ नेट एग्ज़ाम है, ये दोनों एग्ज़ाम जो है वर्तमान में रद्द कर दिया गया है। इसमें बहुत विवादित चल रहा है, साथ ही साथ इसमें स्कैम हुआ है। उस स्कैम को लेकर अभी नीट और नेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और ये मांग किया जा रहा था शिक्षा मंत्री को जो है बर्खास्त किया जाए। अच्छा, जिस दिन शिक्षा मंत्री जो है अपने मंत्री पद के शपथ ले रहे थे उसी दिन नीट का रिजल्ट आया था और ये नीट वाला जो मामला था उस समय ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन देखिए आज वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और जो NTA है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके जो महानिदेशक हैं उसे भी क्या किया गया है, पद से हटा दिया गया है। तो आपको बताना है कि अभी नवीन जो महानिदेशक है वो कौन है, ठीक है। तो नवीन महानिदेशक NTA के और पूर्व महानिदेशक, आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, ठीक है दोस्तों। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है ये इंपॉर्टेंट पद है, संस्था है, ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा JP नड्डा, ठीक है। तो JP नड्डा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, ये 2 मंत्रालय इनके हाथ में हैं, ठीक है। ये जो है देखिए, ये भी जो है राज्यसभा सांसद है, ठीक, और BJP के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रख लेंगे कि राज्यसभा में ये सदन के नेता भी हैं, ठीक है। और राज्यसभा में सभापति की यदि हम बात करते हैं तो सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को आप ध्यान रख लेंगे। देखिए यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी जो है महिला और बाल विकास मंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान बने हैं। आप देख सकते हैं ये जो है पिछले बार जो है ये मध्य प्रदेश के CM रहे हैं, ठीक। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्री, तो इसे 2 विभाग आवंटन किया गया है। चलिए 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? ठीक है, तो 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार PM के रूप में कहाँ शपथ ली? तो कहाँ शपथ ली? तो राष्ट्रपति भवन में ली है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो सबसे उम्र की यदि हम बात करते हैं, सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री जो बने हैं वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
ठीक है, ये जो है 79 साल के हैं, बिहार के हम पार्टी के सांसद है ये, ठीक है, और ये जो है महादलित समुदाय से मान्यता रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जो है नितिन गडकरी बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी भी ये लगातार दूसरी बार जो है ये मंत्री बन रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जो है श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए लोकसभा के वर्तमान जो महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह है, आप देख सकते हैं इन्हें। ये जो है उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। इसे 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा महासचिव पद का जिम्मेदारी दिया गया था और वर्तमान में ये महासचिव ही है, अभी भी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि 30 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। हालांकि पिछले बार इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और अभी उस 1 वर्ष बढ़ के 30 नवंबर 2024 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजीव रंजन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज मंत्रालय। तो देखिए इन्हें जो है पंचायती राज मंत्री, साथ ही साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री भी बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह के 2 विभाग जो है इनके अंडर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। और यदि हम लोग अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसी के तहत 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। इसे साथ ही साथ पर्यटन मंत्रालय भी सौंपा गया है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक। चलिए अगला देखिए, भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ठीक है, तो जीतन राम मांझी को जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बता दूं कि ये सबसे अधिक उम्र के क्या है, सांसद है, ठीक है। वही इनका जो उम्र की यदि हम लोग बात करें तो ये 79 वर्ष के हैं। सबसे कम आयु की बात करते हैं तो ये जो है राम मोहन नायडू, ठीक है। तो राम मोहन नायडू सबसे कम उम्र के हैं जो कि केवल 36 साल के हैं। और एक महिला की बात करते हैं, सबसे कम आयु की महिला, इसे भी आप याद रखेंगे, ये 37 वर्ष के हैं, ठीक है। और इनका नाम जो है रक्षा खड़से। तो रक्षा खड़से 37 वर्ष की आयु में यानी कि सबसे कम आयु की महिला मंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री जो बने हैं इनमें से कोई नहीं है, इनका नाम जो है प्रहलाद जोशी है। ये जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का विभाग संभाल रहे हैं, साथ ही साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो इस तरह से जो 2 विभाग जो है इनके अंडर में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये केवल 36 वर्ष के हैं, ठीक। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का, 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71। तो कुल 71 मंत्री है, ध्यान रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 30 जो है कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 36 जो है राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह से मंत्री है, ये पूरा मंत्रिपरिषद के अंतर्गत में आता है। और मंत्रिपरिषद में मैंने आपको पहले बताया था कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री
जो कि स्वतंत्र प्रभार के होंगे, और अंत में जो है ये राज्य मंत्री है, पर ये स्वतंत्र प्रभार के नहीं होते हैं, ये मंत्री कैबिनेट मंत्री है, उसे असिस्ट करते हैं। ठीक, देखिए कुल 71 मंत्री है, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, 7 महिला मंत्री मैंने आपको पहले बताया, और 7 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री बने हैं। चंद्रशेखर पेम्मासानी ये जो है सबसे अमीर मंत्री हैं, जो कि 5,705 करोड़ रुपए इनके पास है, और 36 साल के सबसे युवा मंत्री राममोहन नायडू, और रक्षा खड़से जो है 37 साल की सबसे युवा महिला मंत्री है। तो ये इतना सारा फैक्ट था दोस्तों जो कि मैंने आपके लिए लेकर आया। वीडियो यदि आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और इतना सारा मेहनत दोस्तों सब आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, जय हिंद।